नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त दीपक चौहान और आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे इस चैनल में नमस्ते डियर ज़िंदगी। दोस्तों, शादी विवाह, लग्न, ब्याह और मैरिज, शब्द अनेक, मीनिंग एक। शादी, खुशियों का पल शादी, खुशियों का उत्सव शादी, दो परिवारों की रिश्तेदारी शादी, दो दिलों का मिलन शादी, और सबसे महत्वपूर्ण, दो मन का मिलन शादी। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों की गाड़ी गुड़ मिलने के लिए रुक जाती है। तो दोस्तों, सुनिए आज की मेरी ये लिखी कहानी, मेरी जुबानी, गुड़ मिलन। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं मेरा एमकॉम कंप्लीट करने के बाद नासिक में नौकरी ढूंढने के लिए आया था। तो दोस्तों, अक्सर जहाँ पर भी वैकेंसी होती थी, मुझे कुछ कैंडिडेट वही वही दिखाई देते थे। उसमें से एक कैंडिडेट जिसका नाम था प्रथमेश, उससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। प्रथमेश नेचर वाइज एकदम कूल और माइल्ड नेचर का था, बिल्कुल साफ दिल का था। प्रथमेश रहने के लिए नासिक की पंचवटी एरिया में रहता था। वो अपने किसी एक बुजुर्ग रिश्तेदार के यहाँ रहता था। प्रथमेश ने एक दिन मुझे उसके घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया। तो दोस्तों, प्रथमेश के यहाँ पर मेरा डिनर प्रोग्राम निपटा। उसके बाद में हम पंचवटी परिसर में घूमने लग गए। शाम का समय था, सब दूर एकदम प्रसन्न वातावरण था, क्योंकि चारों ओर मंदिर थे, मंदिर की बजती हुई घंटियाँ थी, कहीं पूजा पाठ, कहीं आरतियाँ थी। तो मन एकदम पवित्र और प्रसन्न हो गया बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, उसके बाद वहाँ से निकलने के पहले प्रथमेश ने मुझे एक बात बताई। प्रथमेश ने अपने बारे में कुछ बताया मुझे। प्रथमेश ने बताया कि उसके मामा बचपन में ही चल बसे हैं। वो जहाँ पर रहता है वो उनके एक बुजुर्ग रिश्तेदार है। उस समय प्रथमेश नौकरी और छोकरी दोनों की तलाश में था। मैं भी नौकरी और छोकरी दोनों की तलाश में था। तो दोस्तों, हमने ये सोचा कि जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक क्या किया जाए। तो हमारे दिमाग में आइडिया आई, जब तक हमें अच्छी कोई सर्विस नहीं मिल जाती है तब तक हम कुछ तो भी छोटा सा एक बिजनेस करेंगे। तो क्या किया जाए। तो ऐसे ही मजाक मस्ती करते करते फुटपाथ पे साइड पे एक महाराज बैठे थे, जिनके पास छोटा सा एक पिंजरा था और पिंजरे के अंदर एक छोटा सा पोपट था। तो वो पोपट वो पिंजरे से बाहर निकलने के बाद में कुछ छोटे छोटे इन्वॉल्व उठाता था। तो उस इन्वॉल्व में से वो महाराज जो एक चीट निकाल के देखते थे और कुछ बोलते थे, भविष्यवाणी, और हाथ भी देखते थे वो। तो हमें वो देखकर थोड़ी हंसी आ रही थी। तो हमने इसी मजाक मस्ती करते करते एक दूसरे से कहा, चलो दोस्त, आज इससे हम अपना हाथ दिखाएंगे, देखते हैं हमारा क्या भविष्य बता है। तो हमने उस महाराज से पूछा, महाराज, हम दोनों को नौकरी की भी ज़रूरत है और छोकरी भी ज़रूरत है, क्या आप हमारे बारे में बताओगे। तो महाराज ने बोला, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन दोनों से 5-5 रुपये दक्षिणा लूँगा। हमने उस बात को हाँ कह दिया, कोई बात नहीं महाराज, हम दे देंगे। उसके बाद उस महाराज ने उस पोपट से कुछ कहा। वो पोपट पिंजरे से निकला और उसमें सामने जो कुछ इन्वॉल्व थे उसमें से एक इन्वॉल्व निकाला। एक मेरे लिए निकाला, दूसरा प्रथमेश के लिए निकाला। उस इन्वॉल्व से पढ़कर उस महाराज ने कुछ सुनाया। तो हमें सुनकर मन ही मन में हंसी आ रही थी। तो उसके बाद हमने कहा, महाराज, हमारा भाग्योदय कब होगा, हमारी शादी कब होगी, हमें नौकरी कब मिलेगी और छोकरी भी कब मिलेंगी। जब तक हमें नौकरी और छोकरी नहीं मिलती तब तक हम लोगों का एक छोटा सा बिजनेस करने का विचार है। तो उन महाराज ने बताया कि तुम एक काम करो, वधूवर सूचक केंद्र खोल दो, मतलब मैरिज ब्यूरो शुरू कर दो। तो दोस्तों, उस महाराज की बात सुनकर हमें बहुत हंसी आ गई। हम दोनों ने उन महाराज की दक्षिणा 5-5 रुपये देकर वहाँ से निकल गए और कुछ दूरी पर जाने के बाद हम दोनों को बहुत ज़ोर से हंसी आई। लेकिन दोस्तों, हमने मजाक मस्ती में सोचा, यार कोई बात नहीं, अगर महाराज ने बोल दिया है तो हम एक ट्राई करके भी देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे दिमाग में एक विचार आया, कोई बात नहीं यार दोस्त, मजाक मस्ती में सही, हम एक मैरिज ब्यूरो शुरू करेंगे। अब मैरिज ब्यूरो का नाम क्या होगा। तो मैंने प्रथमेश से कहा, दोस्त तुम प्रॉपर यहाँ पर रहते हो, तो हम तुम्हारे नाम से क्यों मैरिज ब्यूरो शुरू ना कर दे। तो दोस्तों, नाम फाइनल हो गया। उस मैरिज ब्यूरो का नाम रखा प्रथमेश वधूवर सूचक केंद्र। उसके बाद दोस्तों, हमने सिटी में जो भी मैरिज ब्यूरो है या वधूवर सूचक केंद्र है सबसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। उस समय प्रथमेश के पास में एक स्कूटर थी।
तो सब दूर घूमना फिरना, कांटेक्ट करना, न्यूज़पेपर की मैट्रिमोनियल कॉलम पढ़ना और सब रजिस्टर में मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई और अलग अलग शहर में हमने कांटेक्ट करना भी शुरू कर दिया। दोस्तों उस समय मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था। हाँ, टेलीफोन कॉइन बॉक्स था उस समय। तो दोस्तों प्रथमेश जहाँ रहता था, हमने वहीं पर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, प्रथमेश वधूवर सूचक केंद्र, और कांटेक्ट के लिए हमने एक कॉइन बॉक्स भी परचेज़ कर लिया। उसके बाद हमारे अच्छे कांटेक्ट होते गए और जानकारी हेतु क्लाइंट भी आने लग गए। तो दोस्तों ये एक साइड हो गई। अब कहते हैं ना कि ईश्वर ने कहीं कोई लड़का बनाया तो उसके लिए कहीं कोई लड़की भी बनाई है, अगर कोई लड़की है तो उसके लिए कहीं तो भी एक लड़का भी है। तो दोस्तों दूसरी साइड ये थी कि गुजरात सूरत में एक भावेश भाई पटेल करके थे, जो प्रथमेश के ही समाज के थे। तो वहाँ पर भावेश भाई पटेल एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनके कांटेक्ट अच्छे थे, एक अच्छा रेपुटेशन था, एक अच्छा गुडविल था उनका। कहीं कुछ सर्विस को थे वो। तो उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रज्ञा। दोस्तों वो उनकी इकलौती एक बेटी होने के कारण प्रज्ञा उनकी बहुत लाडली बेटी थी और भावेश भाई का कहना ये था कि मुझे मेरी बेटी के लिए घर जमाई चाहिए, घर दामाद चाहिए। तो दोस्तों प्रज्ञा के पापा ने प्रज्ञा के लिए काफ़ी रिश्ते ढूंढ चुके थे, लेकिन उनको कहीं कोई मनलायक रिश्ता नहीं मिल रहा था। काफ़ी सारे रिश्ते देखे, लेकिन कहीं कोई लड़का उन्हें पसंद नहीं आता था। और दूसरी बात, कहीं कोई लड़का पसंद आ जाए तो उस लड़के की जन्म पत्रिका और प्रज्ञा की जन्म पत्रिका के हिसाब से उनका गुण मिलन नहीं होता था। तो दोस्तों इसी कश्मकश में कुछ साल निकल चुके थे। तो प्रज्ञा के पापा को किसी ने बताया कि नासिक पंचवटी एरिया में अपने बहुत सारे रिश्तेदार है, आप जाकर वहाँ पर ढूंढ सकते हो। तो प्रज्ञा के पापा शायद पहली बार उस समय नासिक आए थे। नासिक में उनके जो रिश्तेदार थे उनको मिलने के बाद उन्हें किसी ने बताया कि अपने समाज का एक लड़का है जिसका नाम प्रथमेश है, उसने यहाँ पर एक उसके दोस्त के साथ में मैरिज ब्यूरो शुरू किया है। दोस्तों ढूंढते ढूंढते वो प्रथमेश के यहाँ पहुँच गए। उसके बाद प्रथमेश से उन्होंने कई सारी बातें की। प्रथमेश को मिलने के बाद वो सारा परिवार खुश हो गया, क्योंकि प्रथमेश नेचर वाइज बहुत कूल माइंड और साफ दिल का था। और उनकी कंडीशन ये थी कि हमें घर जमाई चाहिए और प्रथमेश के माँ बाप नहीं थे, इसलिए प्रथमेश का कहना था मुझे सास ससुर के रूप में मेरे माँ बाप मिल जाएंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। प्रथमेश ने उस बात को राजी हो गया। उसके बाद प्रज्ञा और प्रथमेश दोनों की बातें चीती हुई। दोनों ने एक दूसरे के आचार विचार, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान की बातें, ये सारी बातें उन्होंने एक दूसरे से शेयर की। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और आखिरी में बचा प्रश्न गुण मिलन का। तो प्रज्ञा के पापा का कहना ये था कि अब दोनों की जन्म पत्रिका मिलाई जाए, जन्म पत्रिका के हिसाब से गुण मिलन अगर मिलते हैं तो ये शादी को ग्रीन सिग्नल है, अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों ये बात सुनकर प्रथमेश का चेहरा उतर गया, प्रज्ञा का भी चेहरा उतर गया, साइलेंट माहौल हो गया एकदम। मैंने प्रज्ञा के पापा को कहा, अंकल जी अगर गुण मिलन नहीं हुआ तो आप इतना रिश्ता हाथ से जाने देंगे? क्योंकि सारी बातें क्लीन एंड क्लियर है। मैंने उनको अच्छे से समझाया। पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, पहली बार प्रज्ञा के पापा ने गुण मिलन देखने से मना कर दिया। उन्होंने कहा आपका कहना सही है, मैं आज तक इतने रिश्ते देखे मैंने, सब कुछ परिपूर्ण नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने जन्म पत्रिका नहीं देखी, गुण मिलन नहीं मिलाया। उन्होंने प्रज्ञा की लाई हुई जो जन्म पत्रिका थी वही हमारे मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में छोड़ दी। दोस्तों प्रथमेश को उसके फादर इन लॉ ने अच्छी जगह सर्विस भी लगा दी। अब प्रथमेश उस घर में बिल्कुल हैप्पी था, खुश था। मतलब दोस्तों प्रथमेश को नौकरी भी मिल गई, छोकरी भी मिल गई और सास ससुर के रूप में माँ बाप भी मिल गए। दोस्तों इसे नसीब कहो या हमारी सकारात्मक सोच कहो या हमारे स्वभाव का सद्गुण कहो या सद्गुणों से बना हुआ गुण मिलन कहो। तो दोस्तों आज की मेरी लिखी हुई कहानी गुण मिलन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए और देखते रहिए नमस्ते डियर ज़िंदगी। दोस्तों अगले एपिसोड में मिलेंगे हम किसी नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।